नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋग वैदिक कालीन सभ्यता में राजनैतिक और उनका धार्मिक जीवन। ऋग वैदिक कालीन सभ्यता का राजनैतिक जीवन, इस पर अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं या आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास तक पहुंचे हमारे चैनल के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हम अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए विस्तृत अध्ययन सामग्री और उनसे जुड़े हुए प्रश्न, साथ ही साथ उनके प्रैक्टिस सेट भी। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। हम अपने चैनल पे हर दिन सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे वीडियो अवश्य अपलोड करते हैं, यानी 2 वीडियो हम हर दिन अपलोड करते हैं। इसके अलावा बीच में छोटे वीडियो कभी भी आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, ऋग वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। ऋग वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वहां की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, कैसी थी। ऋग वैदिक कालीन चूंकि एक ग्रामीण सभ्यता थी, कबीलाई समाज की सभ्यता थी, तो ऋग वैदिक काल में जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसकी राजनीतिक संरचना की, वह कुल या परिवार थी। ऋग वैदिक काल की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल या परिवार होता था। आज भी आप देखते हैं कि हमारे समाज में भी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, तो ऋग वैदिक काल में भी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसे कुल भी कहा जाता था या परिवार भी कहा जाता था। भले ही आज हमारा परिवार एकल परिवार और संयुक्त परिवारों में बटा है, लेकिन उस समय अधिकतर संयुक्त परिवार होते थे और उस संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता था, ऋग वैदिक काल में संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता था उसको कुलप कहा जाता था। संयुक्त परिवार का जो प्रधान या मुखिया होता था उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है ऋग वैदिक काल में कुलप, यानी परिवार के मुखिया को ऋग वैदिक काल में कुलप कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये किसी भी परीक्षा के लिए। और कई परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था। जो सामाजिक व्यवस्था आज हमारी है, लगभग इसी तरह की सामाजिक व्यवस्था ऋग वैदिक काल में थी। कई परिवारों को मिलाकर आज भी ग्राम बनता है, तो यही व्यवस्था ऋग वैदिक काल में थी। कई परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, और ये जो ग्राम बनता था कई परिवारों को मिलाकर, इसके प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम के प्रधान को यानी गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। तो ग्रामणी कौन था? गांव का मुखिया या गांव का प्रधान। इसी तरह अनेक गांवों को मिलाकर विस बनते थे। अनेक गांव के मिलने से विस बनते थे, और जो विस का मुखिया होता था या विस का प्रधान होता था उसको विसपति कहते थे। अनेक विसों को मिलाकर जन बनता था, और जन का जो अधिपति होता था या जन का जो प्रधान होता था उसको जनपति या राजा कहा जाता था। इस प्रकार यह जो कबीलाई ढांचा था यह ऊर्ध्वमुखी था, यानी शासन का एक निश्चित तंत्र यहाँ पे डेवलप था। ऊर्ध्वमुखी होने का मतलब ये कि यह नीचे परिवार से शुरू होकर पूरे समाज तक जाता था। इसका सबसे नीचे ऊर्ध्वमुखी देख लीजिए, सबसे नीचे परिवार, इसके बाद ग्राम, ग्राम से ऊपर विस, विस से ऊपर जन, और जो परिवार का मुखिया होता था ये कुलप, जो ग्राम का मुखिया होता था ये ग्रामणी, जो विस का मुखिया वो विसपति, और जो जन का मुखिया वो जनपति या राजा। याद रखिएगा ये सारी चीजें। तो इस तरह से यह जो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता थी यह एक ऊर्ध्वमुखी समाज की परिकल्पना थी। ऋग्वेद में दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है। यह दासराग युद्ध क्या था कि
भरत जन, जो अभी हमने बात की थी जन की, परिवार, ग्राम, विष, जन, तो ये जो जन था उसी तरह का एक जन था भरत जन। भरत जन का जो राजा था या जनपति था वो स्वामी सुदास था। उसने रावी नदी के तट पर 10 अन्य राजाओं के संघ को, 10 अन्य राजाओं के समूह को हराया था और उसका वर्णन ऋग्वेद में है दास राग युद्ध के रूप में। दास यह शब्द 10 के बदले प्रयोग हुआ है, राग यानी राजा, तो 10 राजाओं का युद्ध, इस सेंस में इसका प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में दास राग युद्ध। यह दास राग युद्ध था। भरत जन के स्वामी या जनपति या राजा जो थे स्वामी सुदास, उन्होंने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के समूह को हराया था। और यह जो 10 राजाओं का समूह था इसमें 5 आर्य राजा थे और 5 आर्येतर जनों के प्रधान थे। यानी इसमें 5 आर्य कबीला थे और 5 आर्यों से अलग दूसरे कबीले थे। यह जो भरत जन था जिसके राजा स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर इन 10 राजाओं के समूह को हराया था, जिसके लिए दासराग युद्ध शब्द का वर्णन आया है। ये भरत जन सरस्वती और यमुना नदी के बीच के प्रदेश में निवास करते थे। यह भरत जन जो स्थित था वो सरस्वती और यमुना नदी के बीच में स्थित था। यहां के जो राजा होते थे, जनपति या राजा जो होते थे, उनका जो कार्य था वह कबीले के लोगों की संपत्ति की रक्षा करना। राजा का कर्तव्य था कबीले की संपत्ति की रक्षा करना। और राजा जो यहां होता था वो कोई पैतृक शासक नहीं होता था, जैसे पुराने जमाने में राजाओं में होता था। मुगल काल में आपने देखा है कि पहले पिता राजा बना, फिर उसका पुत्र राजा बना, फिर पुत्र का पुत्र राजा बना। इस तरह से यह पैतृक शासन व्यवस्था आर्य समाज में नहीं थी। पैतृक शासन व्यवस्था यह आर्य समाज में नहीं थी। जो वहां की सभा और समितियां होती थी, आर्यकालीन जो सभा और समितियां होती थी, वो राजा का चयन करती थी या राजा का चुनाव करती थी। सभा और समितियों द्वारा राजा का चुनाव होता था। उस समय 3 तरह की जनप्रतिनिधि संस्थाएं प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में 3 तरह की जनप्रतिनिधि संस्थाएं प्रचलित थी: सभा, समिति और विदत। ये 3 जनप्रतिनिधि संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। इन समितियों में रहने वाले लोग समाज में बहुत ही आदरणीय माने जाते थे। सभा, समिति और विदत में जो लोग रहते थे, यानी जो लोग इसमें शामिल थे, उन्हें उस समय समाज में बहुत ही ज्यादा आदर दिया जाता था। जो राजा चुना जाता था उसका राज्याभिषेक किया जाता था और उस समय ग्रामणी यानी गांव का प्रधान, रथकार, कर्मादिक, पुरोहित और सेनानी, इनके जैसे सारे अधिकारी मौजूद होते थे। जब राजा का राज्याभिषेक होता था, जो राजा चुन लिया जाता था उसका जब राज्याभिषेक होता था, उस समय ये सारे अधिकारी मौजूद होते थे, जिसमें ग्रामणी, रथकार, कर्मादिक, पुरोहित, सेनानी ये सब शामिल हैं। इन सारे अधिकारियों को सामूहिक रूप से रत्निन कहा जाता है। यानी जितने भी अधिकारी थे आर्यकालीन सभ्यता में या ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में, उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है रत्निन। रत्निन ये उस सभ्यता के सारे अधिकारियों के लिए प्रयोग में आने वाला शब्द है, याद रखिएगा। इन अधिकारियों यानी रत्निन के साथ पुरप और दूत भी उल्लेखनीय हैं, यानी ये सब भी वहां मौजूद होते थे। पुरप ये दुर्गों की रक्षा करते थे, यानी पहरेदारी का काम करते थे। पुरप जो थे वो दुर्गों की रक्षा के प्रति जिम्मेदार होते थे और दूत का काम सूचना पहुंचाना होता था। तो ये रत्निन वहां के सारे अधिकारियों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का। सभा क्या थी? सभा जो थी वह समाज के विशिष्ट जनों की संस्था थी। समाज के जो गिने चुने आदरणीय लोग थे उनकी संस्था थी, जिसको सभा कहा जाता था। इसमें
स्त्रियां भी भाग लेती थी। सभा में स्त्रियां भी शामिल होती थी। और समिति यह समुदाय की आम सभा थी जिसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति जो थी वह इस समुदाय की आम सभा थी जिसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति में वहां के सभी लोग सदस्य हो सकते थे। यह आम लोगों के लिए खुली थी। समिति आम लोगों के लिए खुली हुई संस्था थी जिसमें उस कबीले के कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता था, जबकि जो सभा था वह उस कबीले के विशिष्ट जनों की संस्था थी। समिति ही राजा का निर्वाचन करती थी। सभा और समिति मिलकर ही राजा का चुनाव करते थे। यानी सभा और समिति इन दोनों का बड़ा ही महत्व था। एक चीज ध्यान रखिए, आज के समाज में भी हमारे यहाँ चुनाव होता है। यह प्रथा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। सभा और समिति के द्वारा वहां चुनाव होते थे राजा का। और यही स्थिति आज हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ इसी तरह से चुनाव होते हैं। भले ही उनके रूप बदल गए हैं, नाम बदल गए हैं, लेकिन वो प्रथा वहां जारी थी। जो तीसरी समिति थी विदत, यह आर्यों की सबसे पुरानी संस्था है। विदत जो था, अभी हमने बात की थी कि सभा, समिति और विदत, ये तीन तरह की संस्थाएं प्रचलित थी ऋग्वैदिक काल में। तो विदत जो था यह आर्यों की सबसे प्राचीन सभ्यता थी और इसको जनसभा कहा जाता है। विदत जो थी वो उस समाज की जनसभा थी। जो राजा होता था, जनपति होता था, जो राजा का चुनाव किया जाता था, उस राजा के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता था। राजा के लिए जनस्य गोपा, पुरमेत्ता, विस्पति, गणपति और गोपति, ये सारे राजा के नाम थे। राजा को जनस्य गोपा, पुरमेत्ता, विस्पति, गणपति, गोपति, ये सब कहा जाता था। वहां का जो राजा होता था वो अपने खर्चे कैसे मेंटेन करता था? जो राजा होता था उसको अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए प्रजा के द्वारा राजा को स्वेच्छा से उपहार दिया जाता था, जिसको बलि कहते थे। वहां कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन प्रजा स्वेच्छा से राजा को उपहार देती थी, जिसको बलि कहा जाता था। वैदिक काल के जितने रत्निन और अधिकारी थे वो क्या थे, उनका नाम क्या था और उनका कार्य क्षेत्र क्या था, ये इस टेबल फॉर्म में है। इसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए और याद कर लीजिए कि किस पद के व्यक्ति को क्या कहा जाता था, उनका कार्य क्षेत्र क्या था। रत्निन के जो अधिकारी थे उसमें सबसे पहला नाम पुरोहित। पुरोहित जो थे यह मुख्य पुजारी का काम करते थे और इनसे कभी कभी इन्हें राष्ट्रगोप के रूप में भी जाना जाता था। जो पुरोहित होते थे ये मुख्य पुजारी होते थे और कभी कभी इन्हें राष्ट्रगोप के रूप में भी जाना जाता था। जो सेनानी होते थे, सेनानी यह सेना के अध्यक्ष होते थे। हालांकि वहां पे अस्थायी सेना नहीं थी, फिर भी जो उनकी सेना होती थी उसके अध्यक्ष को सेनानी कहते थे। व्रजपति, व्रजपति यह चारागाह भूमि का अधिकारी होता था। यानी जितने भी चारागाह होते थे उस समय वो सब इसके अधीन होते थे। तो चारागाह भूमि का जो अधिकारी था उसको व्रजपति कहते थे। जीवाग्रीभा, जीवाग्रीभा यह पुलिस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। जीवाग्रीभा पुलिस अधिकारियों के लिए जीवाग्रीभा। और रासू जो जासूस होते थे उस समय या जो राजा के लिए संदेशवाहक का कार्य करते थे उनको स्पासा या दूत कहा जाता था। जो जासूस या संदेशवाहक होते थे उनको दूत भी कहते थे या स्पासा भी कहते थे। ग्रामाणी, ग्रामाणी ये गांव का मुखिया होता था या गांव का प्रधान होता था। ऐसे ही कुलपति या कुलप, कुलपति इसके लिए कुलपति शब्द का भी प्रयोग करते हैं और कुलप शब्द का भी प्रयोग करते हैं।
तो ये कुलपति या कुलप यह परिवार का मुखिया होता था, परिवार का प्रधान होता था। इसके अलावा मध्यमासी, मध्यमासी यह जब भी दो परिवारों के बीच या किसी के भी बीच विवाद होता था तो उनके विवादों पर मध्यस्थता करने वाला पद था, उसको मध्यमासी कहते थे। जो लड़ाई झगड़ों को निपटाने का काम करते थे, मध्यस्थता का काम करते थे। जो राजस्व समाहर्ता थे, राजस्व समाहर्ता के लिए भागा दुहा, भागा दुघा शब्द का प्रयोग किया गया है राजस्व समाहर्ता के लिए, जबकि जो कोषाध्यक्ष होते थे उनके लिए संगृहित्री का प्रयोग किया जाता था। कोषाध्यक्ष के लिए संगृहित्री। मुख्य रानी, मुख्य रानी के लिए महिषी शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा सुता शब्द का प्रयोग किया जाता था सारथी और न्यायालय के मंत्री के लिए। जो सारथी होते थे या न्यायालय के मंत्री होते थे उनके लिए सुता शब्द का प्रयोग होता था। खेल और वन के रक्षा करने वाले जो लोग होते थे उन्हें गोविंदकर्ताना, गोविंदकर्ताना नाम से जाना जाता था, खेल और वन के रखवालों को। जो संदेशवाहक होते थे उन्हें पलगाला। राजमहल के जो बड़े अफसर होते थे उन्हें क्षत्री। लेखापाल जो होते थे उन्हें अक्षवापा। मुख्य न्यायाधीश जो होते थे उन्हें अथापति। जो बढ़ई होते थे उन्हें तक्षण। इन नामों से जाना जाता था। ये सारे नाम याद कर लीजिए आप कि कौन कौन से अधिकारी होते थे और उन्हें किस नाम से जाना जाता था, उनके कार्य क्षेत्र क्या थे, क्योंकि ये सारी चीजें परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चूंकि उस समय संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी और परिवार का जो मुखिया था वो कुलप कहलाता था। परिवार को कुल कहते थे। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, कई विश्व मिलकर जन और कई जन मिलकर जनपद बनाते थे। तो इस तरह से वैदिक कालीन सभ्यता में 5 प्रकार की राज्य प्रणाली थी। वैदिक कालीन समाज में 5 प्रकार की राज्य प्रणाली थी। जैसे आजकल हमारे यहां केंद्र, फिर राज्य, फिर मंडल, जिले इस तरह बटे हुए हैं, इसी तरह का विभाजन वैदिक कालीन समाज में भी था। राज्य यह केंद्रीय साम्राज्य था और इसका प्रधान राजा होता था। यह राजा द्वारा नियोजित होता था। इसके अलावा राज्य जो केंद्रीय साम्राज्य था, इसके अलावा 4 दिशाओं के आधार पर पूरे साम्राज्य को बांटा गया था। जो पूरा समाज था वैदिक काल का, उसको 4 दिशाओं के आधार पर बांटा गया था। एक तो केंद्रीय था जो सबका प्रमुख था, उसे राज्य कहते थे। उसके अलावा भोज्य जो दक्षिणी साम्राज्य के रूप में बांटा गया था उसको भोज्य कहा जाता था और यह भोज द्वारा शासित प्रदेश था। जो पश्चिमी साम्राज्य था उसको स्वराज्य कहा जाता था और यह सर्वत द्वारा शासित था। जो उत्तरी साम्राज्य था इसको वैराज्य कहा जाता था और यह विराट के द्वारा शासित था। और 5वां जो पूर्वी साम्राज्य था उसे साम्राज्य कहते थे और यह सम्राट के द्वारा शासित था। तो ये 5 चीजें याद कर लीजिए। राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य और साम्राज्य क्या थे। राज्य यह केंद्रीय साम्राज्य था, भोज्य यह दक्षिणी साम्राज्य था, स्वराज्य यह पश्चिमी साम्राज्य था, वैराज्य यह उत्तरी साम्राज्य था और साम्राज्य यह पूर्वी साम्राज्य था। चूंकि राजा इनका चुनाव होता था तो यह लोगों की सहमति और अनुमोदन के आधार पर शासन करते थे और इनका जो काम था उसमें पूरी जनजाति की रक्षा करना यह उनका प्रधान कर्तव्य था। और उनके इस रक्षा वाले कार्य में जो उनका साथ देने वाले अधिकारी थे उन्हें रत्नी कहा जाता था और उन सबकी सहायक की भूमिका होती थी राजा की। यानी राजा के सहायक के रूप में वे सभी कार्य करते थे। जितने भी रत्निन थे वो सभी रत्निन राजा के सहायक अधिकारी थे। और यह पूरा समाज कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र इसके रूप में बटा हुआ था। इस समय नियमित राजस्व प्रणाली नहीं थी। अभी हमने पीछे बात कर ली है
कि नियमित राजस्व प्रणाली नहीं थी, कोई कर नहीं लगता था, लेकिन राज्य खर्चों के लिए जो वहां के निवासी थे वे स्वेच्छा से राजा को उपहार देते थे और उसे स्वैच्छिक कर कहते थे, जिसका नाम बलि या बाली कहा जाता था। उस समय जो उपहार के रूप में प्रजा राजा को कर देती थी, स्वैच्छिक कर देती थी, उसे बाली या बलि कहा जाता था। धार्मिक जीवन, ऋग वैदिक काल का धार्मिक जीवन। उस समय का धार्मिक जीवन कैसा था? जो ऋग वैदिक काल था, यह आर्यों की जो प्रवृत्ति थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, साथ ही साथ उनके ऊपर भौतिकतावाद का भी बहुत ज्यादा प्रभाव था। उनके ऊपर भौतिकतावाद का भी बहुत ज्यादा प्रभाव था, साथ ही साथ उनके अंदर धार्मिकता की भावना भी थी। क्योंकि यह समाज पितृसत्तात्मक समाज थी, तो यहां देवताओं की प्रधानता थी, यानी जो पूजित होने वाले थे उसमें देवताओं की प्रधानता थी, देवियों की संख्या कम थी। यह पितृसत्तात्मक समाज होने के चलते ऐसा था, तो देवता ज्यादा थे, देवियों की संख्या कम थी, और जो देवकुल में स्थान प्राप्त करने वाले देवता थे उन पर प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव देखा जा सकता है, मतलब वह अधिकतर प्राकृतिक देवता के रूप में माने जाते थे। जो अधिकतर देवता जिनकी पूजा होती थी वो प्रकृति से जुड़े हुए देवता होते थे। इसमें इंद्र, वरुण, सूर्य, मित्र, अग्नि, ये सभी देवता ऋग वैदिक काल में पूज्य माने जाते थे। इंद्र को सभी देवताओं का सर्व प्रमुख देवता माना जाता था। जो इंद्र देवता माना गया था उन्हें सभी देवताओं का प्रमुख माना गया था। वरुण के लिए ऋतस्य गोपा शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग वैदिक काल में वरुण के लिए ऋतस्य गोपा शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसका काम नैतिक व्यवस्था बनाए रखना था। वरुण का काम नैतिक व्यवस्था बनाए रखना था। अग्नि को जाति वेदस कहा जाता था। अग्नि को जाति वेदस कहा जाता था और वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता था, जबकि सारे देवताओं का राजा इंद्र को माना जाता था। जो सारे देवताओं का राजा इंद्र थे उनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्र को पुरंदर शब्द से नामित किया गया है ऋग्वेद में। इसके बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। इंद्र के बाद अग्नि का स्थान था, उसके बाद वरुण का स्थान था। और जो भगवान की पूजा होती थी, भगवान की जो पूजा होती थी वह मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के लिए होती थी। उसमें आज की तरह भौतिक सुखों की चाह नहीं थी। जैसे आज हम मंदिर में आते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान मेरी नौकरी लगा दो, भगवान मुझे इस काम में सफल कर दो, मुझे ये चीज दे दो, मुझे वो चीज दे दो। इस तरह की भावना ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। जो पूजा पाठ किए जाते थे वह मोक्ष या मुक्ति के लिए किए जाते थे, भौतिक सुखों के लिए पूजा पाठ नहीं किए जाते थे। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की और बलि की प्रथा विद्यमान थी। उस समय यज्ञ होते थे, बलि भी होती थी, लेकिन जो यज्ञ होते थे वो मंत्रहीन थे, यानी उस समय कोई मंत्र का पाठ यज्ञ के लिए नहीं किया जाता था। इसके अलावा चूंकि यह कबीलाई समाज था तो यहां टोने टोटके का भी प्रभाव था। यहां टोने टोटके पर भी अंधविश्वास था और कई तरह के अंधविश्वास इस समाज में फैले हुए थे। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में कई तरह के अंधविश्वास और टोने टोटके प्रचलित थे। ऋग्वैदिक काल में जो देवता हैं और उनका संबंध किस चीज से था, यह एक टेबल फॉर्म में है। इसे बड़े ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, याद कर लीजिए। इंद्र, जो इंद्र देवता थे उनका काम था युद्ध में नेतृत्वकर्ता का। किसी भी तरह का युद्ध हो उसमें नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते थे इंद्र देवता। जो अग्नि देवता थे या अग्नि थे वो ब्रह्मा से जोड़ने वाले थे, यानी यज्ञ के देवता थे।
अग्नि देवता जो थे वो ब्रह्मा से जोड़ने वाले यज्ञों के देवता थे। वरुण जो थे वो ऋतु के संरक्षक थे, यानी मौसम का देवता माना गया था वरुण को। मरुत यह आंधी तूफान के देवता थे, यानी वायु का देवता। आश्विन यह अश्विनी कुमार का आपने नाम सुना है, अश्विन कुमार के नाम से याद रखिएगा। आश्विन जो थे ये विपत्तियों को हारने वाले यानी चिकित्सा के देवता थे, डॉक्टर थे अश्विन। पूषण ये चारागाहों के स्वामी या पशुओं के संरक्षक देवता थे। पूषण ये चारागाहों के स्वामी या पशुओं के संरक्षक देवता थे। देव ये आकाश के देवता थे, सबसे पुराने देवता थे ये देव, ये आकाश के देवता थे। सोम ये वनस्पतियों के स्वामी थे या पेय पदार्थ के स्वामी थे, क्योंकि सबसे शुरुआत में आपने पढ़ा है कि सोमरस यह ऋग वैदिक कालीन का सबसे पॉपुलर पेय पदार्थ था। तो उस सोम के देवता थे, वो वनस्पतियों के देवता थे, और उस पेय पदार्थ के जो स्वामी थे उन्हें सोम देवता कहा जाता था। उषा यह प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। उषा प्रगति और उत्थान की देवी थी। विष्णु ये सृष्टि के नियामक देव थे। विष्णु सृष्टि के नियामक देव थे। इसके अलावा सूर्य यह जीवन देने वाले देवता, इन्हें भुवन चक्षु भी कहा जाता था। भुवन चक्षु यानी धरती के आंख। तो सूर्य यह जीवन देने वाले देवता थे। आर्स जो थे ये विवाह और संधि के देवता थे। त्वसक्षा ये धातुओं के देवता थे। अरण्य का मतलब ही होता है जंगल, तो अरण्यानी यह जंगल की देवी थी। पर्जन्य ये वर्षा के देवता थे। आधुनिक काल में इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है, जबकि ऋग वैदिक काल में पर्जन्य को वर्षा का देवता माना जाता था। मित्र यह शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता थे, यानी मित्र की कसम खाई जाती थी। मित्र शपथ और प्रतिज्ञा के देवता थे। यम ये मृत्यु के देवता थे। यम को मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता था। तो ये सारे याद कर लीजिएगा कौन से देवता थे ऋग्वैदिक काल के और उनके क्या कार्य थे। अभी के लिए इतना ही। अभी हमने आपसे बात की ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन की। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए विस्तृत अध्ययन सामग्री और उनसे जुड़े हुए प्रश्न, साथ ही साथ उनके टेस्ट सीरीज भी। हमारे चैनल पे सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे हर दिन वीडियो अपलोड होते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।